चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कर सुधार से संबंधित कुछ समितियां और अन्य जो कुछ टॉपिक है उनके बारे में। काला धन जो होता है यानी कि ब्लैक मनी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसके सुधार से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। और हमारा चल रहा है इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टैक्स सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके लिए मेंस का टॉपिक है, एमपीपीएससी मेंस का टॉपिक है, पेपर 2 के अंतर्गत पार्ट बी और फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमारी चल रही है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कर सुधार से संबंधित जो समितियाँ है उनको देखेंगे, उसके अलावा हम जो अन्य चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कर सुधार से संबंधित जो समितियाँ है वो हमको देखने को मिलेगी। एक तो चलैया समिति देखने को मिलेगी और एक केलकर समिति देखने को मिलेगी। तो पहला बात करते हैं हम चलैया समिति की। तो यहाँ बात करें, देखिए वर्ष 1991 की, वर्ष 1991 में गवर्नमेंट ने तत्कालीन कर संरचना यानी कि उस समय जो कर की जो स्ट्रक्चर थी, टैक्स का स्ट्रक्चर था, उसकी समीक्षा करने तथा इस संबंध में उचित सुझाव देने के लिए प्रोफेसर एक थे प्रोफेसर राजा जे चलैया, जिनके नाम पर यह समिति देखने मिली। राजा जे चलैया की अध्यक्षता में एक कर सुधार समिति का गठन किया गया। उसने जो है 1993 में अपनी अंतिम रिपोर्ट दी और इसमें विभिन्न प्रकार के सुझाव उसके द्वारा दिए गए। तो सुझाव क्या क्या थे, तो सुझाव हम देख सकते हैं। देखिए सुझाव से संबंधित अगर बात करें तो पहला सुझाव यहाँ देखने को मिलेगा, करों की दर कम हो। करों की दर कम से मतलब क्या है, करों की दर कम की जाए और विभिन्न दरों के बीच का जो है अंतर भी कम रखा जाए, ताकि जो कर वंचना है, कर वंचना मतलब टैक्स देने से कई बच जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा कर के कारण क्या होता है, सब बहुत सारे लोग जो है उनकी मानसिकता बदल जाती है कि कर ना दिया जाए। ठीक है, और कर परिहार यानी कि कर को अवॉइड करना, उससे संबंधित भी ये सारी चीज़ें कम किया जाए। तो ये पहली अनुशंसा थी कि कर को कम मतलब करों की दर को कम किया जाए। दूसरा हम देखें तो ये देखिए दोहरे कराधान से यहाँ बचा जाए। दोहरे कराधान का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक ही मतलब एक ही चीज़ पर डबल डबल जो है कर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे जीएसटी आया है तो एक मतलब एक देश एक कर के रूप में उसकी जो है संकल्पना देखने को मिलती है, उसी प्रकार यहाँ दोहरे कराधान से यहाँ बचा जाए यानी कि डबल टैक्सेशन से बचा जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो अनुशंसा थी वो निगम कर की जो दर है उनके बीच में अंतर को कम किया जाए, यानी कि घरेलू और विदेशी कंपनियों पर लगने वाला जो निगम कर है उनके बीच की जो दर है उसके बीच के अंतर को कम रखा जाए, ताकि विदेशी पूंजी के प्रभाव को प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही हम देखें पूंजी लाभ कर की अगर बात करें, जिसे कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, उसको तार्किक बनाया जाए। संपत्ति कर को तार्किक बनाया जाए, ये भी हमको देखने मिलेगा। साथ ही अगर देखें तो प्रशुल्क की अगर बात करें जिसे हम टैरिफ बोलते हैं, तो सीमा शुल्क के अंतर्गत जो ये जो है विभिन्न प्रकार के प्रशुल्क देखने मिलते हैं, इनको भी कम किया जाए। तथा छूट एवं रियायतों जो एग्जेम्पशंस होते हैं, ठीक है, कंसेशन होते हैं, उनको भी अधिक तार्किक यहाँ पे बनाया जाए। तो ये सारे जो अनुशंसा की गई थी चलैया समिति के द्वारा की गई थी, वर्ष 1991 में इसका गठन किया गया था। 1993 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और विभिन्न प्रकार की यहाँ पे अनुशंसाएं यानी कि सिफारिशें इसके द्वारा की गई कर सुधार से संबंधित। दूसरी जो समिति थी वो हमको देखने को मिलेगी केलकर समिति। केलकर समिति क्या थी, ये वर्ष 2002 की बात करते हैं। वर्ष 2002 में प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर में सुधार हेतु गवर्नमेंट के द्वारा विजय केलकर, ये इन्हीं के नाम पर ही समिति है, तो विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने उसी वर्ष यानी कि वर्ष 2002 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें विभिन्न प्रकार की अनुशंसाएं दी। तो अनुशंसाएं की बात करें यहाँ तो सबसे पहले देखते हैं आयकर। तो आयकर दाता से जुड़ी जो सुविधाएं थी उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों स्तरों पर वृद्धि की जाए, तो ये पहली अनुशंसा थी। नेक्स्ट होता है पैन। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। जो पैन कार्ड होता है उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, उसका विस्तार किया जाए और सभी नागरिक इसके अंतर्गत शामिल किया जाए, यानी सभी नागरिकों का पैन कार्ड होना यहाँ पे बोला गया। किसके द्वारा, केलकर समिति के द्वारा। उसके बाद जो कर संग्रह है उसको एक प्रकार से आधुनिक, सरल एवं तार्किक बनाने के लिए सरकार को एक कर सूचना संजाल यानी कि जो एक नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो जनरेट होता है, तो एक नेटवर्क यहाँ पे बनाने या स्थापना करने की बात कही गई। उसके अलावा देश छोड़ने के समय जो कर समाशोधन है, कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसकी आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिला इसके अंतर्गत। फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसके अंतर्गत सीबीडीटी की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो उसको पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय जो शक्ति है वो भी प्रदान की जाए ताकि वो अच्छे से यहाँ पे जनरेट हो सके। उसके अलावा जो मतलब व्यक्तिगत आयकर है, ठीक है, व्यक्तिगत जो आयकर है उसकी छूट की सीमा 1 लाख रुपए तक की जाए तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं जो विधवा है उसको भी विशेष छूट प्रदान की जाए। उसके साथ ही हम देखें तो आयकर की जो श्रेणियां हैं, आयकर की श्रेणियां मतलब टैक्स की जो स्लैब होती है, जैसे जीएसटी के अंतर्गत हम देखें ना 5, 12, 18, 28 देखने को मिलता है, उसी प्रकार आयकर की जो श्रेणी है यानी टैक्स आयकर का जो स्लैब है उनको भी तार्किक बनाया जाए तथा व्यक्तिगत आयकर से अधिभार को समाप्त कर दिया जाए। ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं।
साथ ही निगम कर को घटाकर यहाँ पे कंपनियों के लिए 30% तथा विदेशी कंपनियों के लिए 35% कर दिया जाए। न्यूनतम वैकल्पिक जो कर है जिसे हम मेट के नाम से जानते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो होता है, उसको समाप्त कर दिया जाए। संयंत्र होते हैं, प्लांट्स जिन्हें बोलते हैं, मशीनरी के जो मूल्य ह्रास होते हैं उनमें वृद्धि की जाए। कर सुधार की दिशा में केलकर समिति की लगभग सभी सुझाव को सरकार के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि इसको जो है लागू कर दिया गया है जहाँ तक अगर बात करें तो ये कर सुधार से संबंधित कुछ समितियाँ थी, ठीक है, वो हमने देखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यक्ष कर संहिता। प्रत्यक्ष कर संहिता देखने मिलती है, उसके पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो कर है वो लागू होने के वर्ष यहाँ देखने मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करें, एक होता है संपदा शुल्क। संपदा शुल्क मतलब स्टेट जो टैक्स होता है। संपदा शुल्क जो है 1953 में लागू हुआ, ये चीज़ हमको देखने मिलती है। दूसरा अगर बात करें संपत्ति जो कर है वो 1957 में देखने मिलता है। उसके अलावा आयकर की अगर बात करें तो आयकर हमको 1960 में देखने मिलता है। ये नॉर्मली आप ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन से कर जो है किस वर्ष लागू हुए। निगम कर की अगर बात करें तो निगम कर जो है आपको देखने मिलेगा 1960 से 61 के बीच में ये लागू हुआ। साथ में सीमा शुल्क की अगर बात करें, सीमा शुल्क आपको 1962 में देखने मिलेगा। कृषि से संबंधित जो आयकर है वो यहाँ पे हमको 1972 में देखने मिलेगा। उसके बाद हम देखें तो ब्याज कर भी यहाँ देखने मिलेगा। तो ब्याज कर कब लागू हुआ? ब्याज कर 1974 में लागू हुआ। साथ में व्यय कर 1957 में, सेवा कर 1994 में और मेट टैक्स है 1997 में। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। साथ ही इसके अलावा प्रतिभूति कारोबार का जो कर है 2004 में पी चिदम्बरम से संबंधित, मतलब पी चिदम्बरम के द्वारा जो है 2004-05 में लागू किया गया था। इसके अलावा कमोडिटी कारोबार कर है 2008 में। बैंक कैश हस्तांतरण ये भी 2005 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कर जिनको लागू होने की डेट हमको देखने को मिलती है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको देखने मिलती है। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष कर संहिता। प्रत्यक्ष कर संहिता मतलब यहाँ पे हम इसको DTC बोलते हैं। DTC का मतलब डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड इसको बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष कर संहिता। तो ये होती क्या है? ये एक प्रकार से अगर बात करें तो जो प्रत्यक्ष कर है उससे संबंधित एक पुस्तक है जिसके अंतर्गत सारी चीज़ों का यहाँ विवरण होता है। तो यहाँ हम बात करें, देखिए हमारे जो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर एक प्रकार से प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील कर का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आय बढ़ते जाएगी वैसे वैसे कर की जो राशि है वो बढ़ते जाएगी। कर की जो राशि है वो बढ़ते जाएगी, परंतु इस व्यवस्था में कई प्रावधान एवं गतिविधियाँ ऐसी है जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष कर में जो है सुधार हेतु प्रत्यक्ष कर संहिता पर ध्यान दिया जा रहा है। और भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1961 के जो आयकर कानून है उसको संशोधित कर नया प्रत्यक्ष कर संहिता है जिसे DTC बोलते हैं, उसको 2012 में नया प्रत्यक्ष कर संहिता 2012 से लागू किया गया, संकल्पित किया गया। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बातों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया। जैसे कि अगर बात करें नया जो डायरेक्ट टैक्स कोड है उसमें आयकर ढांचे में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ कही गई। तथा इनके जो स्लैब है, जो श्रेणी होती है, उनको पहले की तरह ही 10% तथा 30% को कंटिन्यू बनाकर रखें। दूसरी जो बात कही गई वो आयकर छूट की सीमा को यहाँ पे 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया। साथ ही नए प्रस्ताव में हम देखें तो नए प्रस्ताव में 10% कर स्लैब में 5 लाख तक के आय वर्ग को, मतलब 10% कर स्लैब में 5 लाख तक के आय वर्ग को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। और नए प्रस्ताव में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कोई अतिरिक्त छूट का प्रावधान तो नहीं है, परंतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट सीमा कितनी हो गई? 2.5 लाख यहाँ पे निर्धारित की गई। फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के नए जो मसूदा आया उसमें हमको EEE मॉडल देखने को मिलता है। EEE मॉडल कराधान का, तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है और एग्जेम्प्ट है। तो तीनों चीज़ें हमको एक ही शब्द देखने को मिलता है। तो EEE मॉडल को अपनाते हुए बचत योजनाओं की परिपक्वता राशि के ग्रेच्युइटी, PF एवं बीमा आदि की जो परिपक्वता राशि उस पर टैक्स नहीं लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावित जो गृह ऋण होता है, प्रारूप मतलब प्रस्तावित प्रारूप में गृह ऋण जिसे होम लोन बोलते हैं, उसके ब्याज पर मिलने वाली कितनी 1.5 यानी कि 1,50,000 रुपये की वार्षिक छूट को बरकरार रखा जाए। साथ ही कंपनियों के निगम कर पर लगने वाले जो 3.5% जो है उसके अतिरिक्त अधिभार को उसी में समाहित कर दिया जाए। तथा न्यूनतम वैकल्पिक कर जिसे हम MAT बोलते हैं, मेट, उसको 18% के स्थान पर 20% रखने का प्रस्ताव दिया गया। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? प्रत्यक्ष कर संहिता के अंतर्गत।
उसके बाद आप देखिए कुछ जो है कुल सार्वजनिक आय में करों का जो प्रतिशत है वो हम देखें तो जैसे निगम कर है, निगम कर में जो आय है उससे संबंधित अगर देखें तो 18% यहाँ पे कर लगाया जाता है। उसके बाद जीएसटी का अगर बात करें तो जीएसटी 18%, आयकर 17%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये 7%, सीमा शुल्क 4%। तो ये कुल सार्वजनिक आय में करों का जो प्रतिशत है वो हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको दो चीज़ और देखने को मिलती है जिसे हम गार और सार बोलते हैं। गार का मतलब होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल और सार का मतलब होता है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल होता है। तो यहाँ इसको बोला जाता है, देखिए ये जो गार होता है, गार को आप पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो होता है तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर बचाने के उद्देश्य से किए गए जो विदेशी निवेश है उस पर कर लगाया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से कहीं विदेश में निवेश कर लेता है तो उस पर यहाँ पे कर लगाया जा रहा है। उस व्यवस्था को यहाँ पे किससे मेंटेन किया जाता है? गार के द्वारा, यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के द्वारा यहाँ पे इसको मेंटेन किया जा रहा है। और इस प्रणाली में कर से बचाने वाले जो उपाय है उसको समाप्त करके उसका प्रावधान होता है। गार जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि अपने भारत में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है या तैयार किया गया है। भारत एक ऐसा देश नहीं है जो कि गार को मूर्त रूप देना चाहता है तथा कर बचाने के उपाय को समाप्त करना चाहता है, बल्कि अन्य जो देश है जो इस पर जो है काम कर रहा है। तो इसके अंतर्गत इसके जो उद्देश्य है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि केवल करों के भुगतान से बचने के लिए संरचित किए गए सौदे या आवकों को कर के दायरे में लाना, कर चोरी पर नियंत्रण करके सरकारी राजस्व में वृद्धि करना, ठीक है, कर प्रणाली की कमियों को दूर करना, कर चोरी में सहायक कर नियमों को जो है ठीक करना, विदेशी निवेशकों द्वारा केवल कर लाभ जो है करने के उद्देश्य से अपनाए जाने वाले जो तरीके उस पर नियंत्रण करना। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है गार के अंतर्गत, यानी कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा गार जो है, गार के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि गार के नए नियम के अंतर्गत कर चोरी के जो मामले हैं उस पर दर्ज करने से पहले विदेशी निवेशकों को नोटिस देना होगा। उसके अलावा गार के अंतर्गत कार्यवाही की अनुमति के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, 2 चरणों में इसका काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब देखिए सार क्या होता है। सार मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। तो देखिए गार की जब घोषणा की गई तो गार की घोषणा के बाद अर्थशास्त्रियों द्वारा इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गार के नियम है, गार के नियम होते हुए भी और भविष्य में इनका दुरुपयोग होने की संभावना है। तो भविष्य में इनका दुरुपयोग ना हो गार का, तो गार के स्थान पर क्या लाया गया? सार। और सार जो है क्या कहलाता है? स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल ये कहलाता है। तो गार के नियमों का उल्लेख मतलब जो है गार के द्वारा जो रूल्स बनाए गए उसके उल्लंघन ना हो उसके लिए यहाँ पे सार को लाया गया है। तो बस इतना आपको याद रखना है इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी होता क्या है? ब्लैक मनी यानी कि काला धन इसे बोला जाता है। काला धन मतलब अवैध रूप से, जैसे हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो काला धन जो होता है अवैध रूप से प्राप्त की गई वह आय, ठीक है, अवैध रूप से प्राप्त की गई वह आय जिस पर कर अदा करने से बचने के लिए सरकार को सूचित नहीं किया जाता है। यानी कि जिस आय पर कर जो है दिया नहीं जाता गवर्नमेंट को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सामान्य शब्दों में काला धन उसको बोला जाता है। तो काला धन जो होता है जिसके ऊपर सरकार द्वारा लगाए गए कर का भुगतान नहीं होता और ना ही भुगतान करने की कोई इच्छा होती है, तो इसको ब्लैक मनी बोला जाता है या फिर काला धन बोला जाता है। काले धन से बाजार में जो है मांग अधिक हो जाने पर अर्थव्यवस्था में क्या होती है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? जहां महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब बात करें काला धन उत्पन्न होने के कुछ कारण होते हैं, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए काला धन जो होता है एक समानांतर अर्थव्यवस्था का सृजन करता है। होती क्या है समानांतर अर्थव्यवस्था? आगे हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था होती क्या है, जिसे हम पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। पैरेलल इकोनॉमी इसको बोला जाता है। तो समानांतर अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो काले धन पर आधारित होती है और इसके अंतर्गत संबंधित समस्त गतिविधि जो वाणिज्य होते हैं वह कराधान होते हैं उसके नियमों के अनुसार नहीं होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर प्रकट नहीं होती, फलस्वरूप देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये पैरेलल इकोनॉमी यानी समानांतर अर्थव्यवस्था होती है। तो वही बात यहाँ की जा रही है कि काला धन के उत्पन्न होने के कारण जो है उसमें समानांतर अर्थव्यवस्था का ये सृजन करता है काला धन, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की विसंगति उत्पन्न होती है। साथ ही समाज में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। काला धन उत्पन्न होने का जो प्रमुख कारण है सरकार की नीतियों का प्रभावी न होना और साथ ही बैंक जो केंद्रीय बैंक है उसकी मौद्रिक नीति की विफलता, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो इसके विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं काला धन उत्पन्न होने के। पहली चीज़ तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की जो दरें है, जिसे भारत में बात करें, भारत में काला धन सृजन होने का एक प्रमुख कारण ये माना जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दरों का कैसा होना? ऊंचा होना। अब दरें ऊंची होगी तो व्यक्ति क्या होगा?
कर चुकाने से बचेगा। और करों की दरों के अधिक होने के कारण यहाँ उत्पादक है, व्यापारी है एवं विशेषज्ञ उसके व्यवसाय की मनोवृत्ति या मानसिकता में कमी आ जाती है कर चुकाने को लेकर, और कर की चोरी का प्रेरणा उनको मिल जाती है। अब कर की ऊंची दरें है तो ऊंची दरों के कारण मतलब जो है कर से बचने के लिए बाध्य करती है, तथा कर चोरी की प्रक्रिया में एक बार संलग्न हो जाने पर जो है मतलब यहाँ पे कर की नीची दर होने के बाद भी लोग देना नहीं चाहते और इस दुष्चक्र में वो हमेशा के लिए फंस जाते हैं कर चोरी की। तीसरी चीज़ होती है कर की दर जो है ऊंची होने के कारण वो अपने आप को क्या करते हैं, ठगा हुआ मतलब लुटा हुआ महसूस करते हैं। करदाता को यह लगता है कि कर प्रणाली उसके प्रतिकूल कार्य कर रही है, यानी कि उसके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, विपरीत है, और उसके श्रम और प्रयास का प्रतिफल उसको उसके स्वयं की अपेक्षा सरकार को अधिक मिलता है, ऐसा उनके द्वारा माना जाता है। फिर उसके बाद करों के नियम का प्रभावी नहीं होना, यानी कि जो करारोपण है, करारोपण के जो नियम है उनका प्रभावी न होना भी काले धन के सृजन का एक मुख्य कारण माना जाता है। जैसे कि आयकर नियम है, विक्रय कर नियम है, उत्पाद शुल्क है, इनमें कुछ दोष उत्पन्न है, तो इनको जो है सशक्त के मतलब यहाँ पे जो है इनको मजबूत किया जाए इन नियमों को, ताकि अच्छे से यहाँ पे कर प्रणाली को जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट जो चीज़ मिलती है, काला धन और समानांतर अर्थव्यवस्था के सृजन का एक मुख्य कारण क्या है, अर्थव्यवस्था में वस्तु की आपूर्ति में कमी। वस्तु की आपूर्ति में कमी होगी तो सिंपल सी बात है यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जमाखोरी, इन सभी प्रवृत्तियों को यहाँ पे जो है विद्यमान होना तय होता है। फिर एक और होती है वृद्धिमान प्रवृत्ति, यानी कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धिमान प्रवृत्ति भी काला धन अथवा समानांतर अर्थव्यवस्था के सृजन का एक मुख्य कारण माना जाता है। तो ये हो गए कुछ काला धन उत्पन्न होने के कारण। अब काले धन जो है काले धन से उत्पन्न कुछ समस्या, यानी काला धन उत्पन्न होने की देख ली हमने कारण, पर उसके बाद जो है समस्या उत्पन्न होती है, तो उन समस्याओं को हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। तो काले धन का सृजन और उसके कारण स्थापित जो समानांतर अर्थव्यवस्था है उनके सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को यहाँ पे जन्म दिया जाता है उनके कारण, और यह समस्या देश के आर्थिक ढांचे के साथ साथ सामाजिक ढांचे को भी चुनौती देती है। काले धन के कारण उत्पन्न होने वाली जो समस्या है वो हम अगर देखें तो यहाँ देखिए सरकार को जो है कर आय की हानि होती है, मतलब यहाँ पे काले धन के सृजन से सरकार को कर आय की हानि होती है। दूसरी अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती, किससे, समानांतर अर्थव्यवस्था या काले धन की सक्रियता के कारण ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे देखिए काले धन के सृजन के कारण विलासिता व उपभोग में वृद्धि होती है, और इससे समाज के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और समाज में गैर टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग की प्रवृत्ति है बढ़ने लगती है। तीसरी चीज़ हम देखें तो यहाँ देखिए नेक्स्ट 4th नंबर पर देखें तो काले धन के बढ़ने से अनुत्पादक प्रकृति के क्षेत्र में निवेश अधिक होने लगता है। उसके अलावा जो अवैधानिक ढंग से घरेलू पूंजी का जो पलायन है वो भी यहाँ देखने को मिलता है काले धन के बढ़ने के साथ में। नेक्स्ट जो चीज़ है समानता के नियम का उल्लंघन होता है, मतलब क्या है, काले धन के सृजन से ये काम हमको देखने को मिलता है। फिर समाज में अपराध व हिंसा को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, काले धन के बढ़ने के कारण। तो ये सभी समस्याएं देखने को मिलती है काले धन। अब काले धन से जब इतनी सारी समस्या उत्पन्न हो रही तो सिंपल सी बात है काले धन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो भारत में काला धन नियंत्रित करने के लिए कुछ सुझाव यहाँ पे दिए गए, तो उनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो काला धन, भारत में काला धन को हटाने के लिए यहाँ पे कुछ सुझाव है। तो देखिए भारत में जो है इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के सुझाव देखने मिले, यानी प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको जो है विशेष रूप से अगर बात करें वित्तीय प्रशासन को पारदर्शी बनाया जाए, ईमानदार बनाया जाए और जवाबदेही और प्रभावी यहाँ पे बनाया जाए, ये प्रशासन के लिए यहाँ पे सुझाव है। दूसरी चीज़ करों की दरों को तार्किक बनाया जाए, मतलब क्या है, लोगों को कर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तार्किक बनाकर, और कर ढांचे की विसंगतियों के निवारण के लिए प्रभावी कदम यहाँ पर उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा कर प्रशासन को अधिक कुशल बनाया जाना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो समाज में उन वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता है जो अनिवार्य आवश्यकताओं की श्रेणी में आती है, ताकि कोटा एवं परमिट व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। उसके अलावा तस्करी होती है तो तस्करी प्रक्रिया को न्यूनतम संभव समय में समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। विदेशों से होने वाली जो तस्करी है उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के साथ साथ सुरक्षा तंत्र को भी प्रभावी बनाना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो काले धन के जो दुष्प्रभाव है उसके संदर्भ में लोगों को अवगत कराए, यानी जागरूकता फैलाए। समाज में काले धन के विरुद्ध जो है जागरूकता उत्पन्न होगी तो उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के यहाँ कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है सुझाव देखने को मिलती है काला धन को नियंत्रित करने के संबंध में। अब काले धन को नियंत्रित या काले धन को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम चलाए गए या कदम उठाए गए, तो उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा काले धन के संदर्भ में उठाए गए कुछ कदम है, जैसे कि ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। ये काले धन पर SIT का जो है गठन किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय के आदेश पर काले धन पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश
MB शाह की अध्यक्षता में SCT का गठन किया गया है, जो कि काले धन के निवारण के लिए यहाँ पे एक प्रकार का कदम। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये क्या है, 2014 में हमको ये चीज़ें देखने को मिली। जनधन योजना तो सभी का जो है हो बैंक में खाता का उद्देश्य है, इस योजना की शुरुआत की गई थी और देश भर में ये सारी चीज़ें ने 2017 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो 25.45 करोड़ लोगों के बैंक खाते इसके द्वारा खोल दिए गए। अब बैंक खाते खोलने से क्या होगा, सभी की जो मतलब बैंक खाते खोलेंगे तो कोई व्यक्ति अपने बैंक में जो है अमाउंट रखेगा और उस अमाउंट को अगर ज़्यादा होता है तो वो टैक्स उसको देना पड़ेगा, उससे मतलब गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि व्यक्तियों के पास पैसा कितना है। फिर कर संधियों की पुनः वार्ता एवं स्वतः सूचना विनिमय समझौते की अगर बात करें तो विदेशों में जमा जो काला धन है उसको लाने के लिए संशोधित दोहरे कर पर बचाव संधि, जिसके अंतर्गत जो है कई देशों के साथ समझौते किए गए, तो ये हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद विदेशी कालाधन और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 देखने को मिलता है, तो विदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन के संदर्भ में कालाधन और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 को संसद में पारित किया गया। ठीक है। फिर है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का एक पहला भाग देखने को मिलता है, तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो ये जो है 2016 से 30 सितंबर तक, यानी जून 2016 से 30 सितंबर तक जारी रही है और इसमें काले धन मतलब अपने काले धन का खुलासा करने वाले व्यक्ति को 45% कर देना था, तो ये हमको देखने को मिलता। दूसरी इसी में इनकम आई। ठीक है, तो ये देखिए ये है इनकम है, यहाँ पे इनकम कर लीजिए इसको। तो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का सेकंड पार्ट आया, तो ये 2016 में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और 28 नवंबर 2016 को स्वैच्छिक आय की घोषणा से संबंधित ये जो है दूसरा पार्ट देखने को मिलता है। इसके लिए कराधान कानून 2016 में संशोधन किया गया। इसके बाद हमको रियल एस्टेट में काले धन पर इनकम जो टैक्स है एक्ट, उसमें भी संशोधन से संबंधित देखने को मिलता है। तो देखिए नए संशोधन के अनुसार रियल एस्टेट में 20,000 रुपये से अधिक नगद लेन देन को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अंतर्गत ये चीज़ें देखने की मिली। बेनामी लेन देन प्रतिबंधित संशोधन, ये भी हमको एक प्रयास देखने को मिलता है काले धन के संबंध में। तो काले धन पर जो है अंकुश लगाने के बेनामी लेन देन जिसे प्रतिबंधित जो संशोधन है बिल को संसद में पास किया गया, इसके माध्यम से रियल एस्टेट और सोने की खरीदारी में बेनामी रूप से हो रहे लेन देन पर रोक लगाई जाएगी। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। टैक्स सिस्टम से रिलेटेड हमारा टैक्स सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है टैक्स सिस्टम भारत के। और इसके बाद जो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बजट एवं राजकोषीय नीति। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियाँ एवं जो चुनौतियाँ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आगे हमारे धीरे धीरे इस प्रकार सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट यूनिट के। उसके बाद हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट मतलब शुरू होगी MP से रिलेटेड, तीसरी यूनिट होगी हमारी मानव संसाधन से रिलेटेड, चौथी समाजशास्त्र से रिलेटेड। तो इस प्रकार हमारा पेपर 2 का B भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और अधिक यहाँ पे जो है मटेरियल को प्राप्त करने और हमारे साथ तैयारी करते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।